हेलो दोस्तों। हाय फ्रेंड्स। आज हम यही क्लास सेवेंथ का एनसीईआरटी चैप्टर 5 का, जो अभी हम लोग इससे पहले मुग़ल का पढ़े थे, उसके बाद मुग़ल प्रशासन में ये एक मनसबदार और जागीरदार है। लूसेंट में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट फैक्ट्स रटते हैं, तो फैक्ट्स रटते रटते भूल जाते हैं और बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। उससे अच्छा है ये कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें और उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फिर हम लोग देख ले तो वो बेटर है, वो जल्दी याद हो जाएगा। और इसमें भी जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी जैसे ये मनसबदार, मैंने ये अभी मनसबदार पढ़ा, ठीक है। तो अभी मैंने मनसबदार और ये टॉपिक मनसबदार मैंने स्टार्ट किया, तो मान लिए मनसबदार स्टार्ट किया, मनसबदार और जागीरदार, ये मनसबदार और जागीरदार है। तो इससे क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, चाहे वो किसी में भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, चाहे इवन बीपीएससी हो। अब अभी तो मैं बीपीएससी का ही देख रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जो भी दृष्टि आई इसका बीपीएससी का ही है, लेकिन ये सब बेसिक्स है, वो सब में आएगा। एनसीईआरटी सब बेसिक्स है, तो लूसेंट ना पढ़ने के बजाय ज़्यादा ही बेटर है कि मैं एनसीईआरटी पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लूसेंट बाद में देखेंगे। लेट मी स्टार्ट विद द मनसबदार और जागीरदार। नाउ, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हुए, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हुए, वैसे वैसे मुगल, एक सेकेंड, वैसे वैसे मुगल ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्य को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। ये कहना चाह रहा है कि जो मुगल क्षेत्र था, पहले क्या था कि उसका साम्राज्य छोटा था, तो कहीं का भी अगर कोई भी साम्राज्य हो, एक फैमिली की ही बात करें, अगर छोटा फैमिली है तो वो एक बार हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं सब कुछ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो ऐसा ही है कि अगर साम्राज्य जैसे छोटा हो तो उसको वो डायरेक्ट शासन कर पाता था, लेकिन जैसे साम्राज्य को वो विस्तार करने लगा, बहुत सारे क्षेत्र को अपने अंदर मिलाने लगा, बहुत सारे राजपूतों को वो या तो उस पर अटैक करके वो अपने अंदर कब्जा कर लेते थे, या खुद वो स्वयं मिल जाते थे। तो उसी तरह क्षेत्र बढ़ गया, तो क्या किया कि वो एक प्रशासन के लिए सदस्यों को नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तो वो नियुक्त करता था तुर्की था, यानी तुरानी के थे, लेकिन लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में, अब उसने क्या किया, पहले तो वो तुर्की को नियुक्त करता था, यानी तुरानी लोग थे, लेकिन अब क्या किया, जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया, वो इसने ईरानियों को अपने प्रशासन के लिए रखा, भारतीय मुसलमानों को रखा, अफ़गानों को रखा, राजपूतों को रखा, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया प्रशासन के लिए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते हैं। देखो, ये मनसबदार आखिर क्या है, ये जो शब्द मनसबदार है, ये जो मनसबदार है, ये शब्द मनसबदार, ये आखिर क्या है। मनसबदार एक कुछ नहीं, एक पद है, एक प्रकार का ये पद है। अब पद का मतलब क्या होता है, देखो मैंने एक नोट्स में ये दिया है, इस प्रकार का मैं नोट्स में दिखाऊंगा नीचे, जैसे ये मैं शॉर्ट नोट्स बनाया है, ये वाला, ये एक मनसबदार दे के मैं डायरेक्ट दे दिया यहाँ पद, ये मनसबदार दे के डायरेक्ट सरकारी पद दे दिया, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। तो मनसबदार एक क्या है, पद है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब, यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता है। एक प्रकार का पद है, पद वो भी पद कैसा है, एक सरकारी पद है, वही मनसबदार कहलाता है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए क्या था कि एक पहला तो पद मिलता था, दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जो पद और वेतन मिलता था मनसबदारों को, वो किस पे डिपेंड करता था, जात की संख्या पर निर्भर करता था। और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना बढ़ जाता था। मतलब जात की संख्या जितना हो
तो उसका वेतन भी उतना अधिक बढ़ता था। अब जात क्या है, एक बार जात को देख ले हम लोग, एक सेकेंड, एक बार जात को देख ले। जैसे 5,000 जात वाले अभिजातों का 10,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। ये तो स्वाभाविक है कि 5,000 जो जात है वो 1,000 से तो ज़्यादा ही होगा। अब अकबर की शासनकाल की बात करें, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। अकबर के शासनकाल में जो 5,029 मनसबदार थे जिसका 5,000 जात की पदवी था। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या जो 79 हो गई। अकबर से औरंगजेब के शासनकाल में बढ़ गया, जिसके कारण अब इसका रिजल्ट ये होगा, आगे हम देखेंगे, वो है क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? डेफिनेट है कि बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं जो सैन्य उत्तरदायी मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार घुड़सवार रखे जाते थे। जो मनसबदारों का था, मनसबदार क्या था? एक प्रकार का सरकारी पद था, और सरकारी पद वो था तो उसको एक उत्तरदायी दिया जाता था। जो उत्तरदायित्व किसका था? सैन्य उत्तरदायित्व मिलता था मनसबदारों को, और उन्हें घुड़सवार रखना पड़ता था। मनसबदारों को सौंपे जाते थे सैन्य उत्तरदायी, और जब सैन्य उत्तरदायी हो तो उनको घुड़सवार रखना पड़ता था। अब मनसबदारों ने अपनी सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। अब क्या है कि मनसबदार क्या करता था कि उनके पास जो भी सैनिक आते थे और घोड़े मिलते थे, सबसे पहले तो उनको सैनिकों को वो पंजीकरण करवाते थे और फिर जो उनके पास घोड़े थे उसको दगवाते थे। उसके बाद ही उनको वेतन मिलता था सैनिकों को देने के लिए। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। अब ये कॉन्सेप्ट आया, एक नया वर्ड आया, जागीर क्या है आखिर? जागीर, जो भी मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे उन्हें जागीर कहते थे। अब जो मनसबदार था उसको तो धन मिलता था, तो धन जो मिलता था, धन क्यों मिलता था? पहले धन तो मिलता था, एक सैनिक को देना है, सैनिकों को देने के लिए धन मिलता था। तो ये धन किस रूप में मिलता था? डायरेक्ट उसको कैश नहीं मिलता था, वो धन भूमि के रूप में मिलता था। धन जो मिलता था भूमि के रूप में मिलता था। वही जो भूमि होता था वही को जागीर बोलते हैं, और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। वो इक्ता जो है ना, इक्ता हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे। श्योर वी विल डिस्कस इन दिल्ली सल्तनत चैप्टर। राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली जागीर। ओके, तो इक्ता के समान थी, परंतु मनसबदार जो है मुक्तियों से भिन्न था। मनसबदार क्या था कि मुक्ति अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो भी दिल्ली सल्तनत में पढ़ना था। ये मुक्तियों से भिन्न थे, अपनी जागीर पर नहीं रहते थे। हाँ, अब ये क्या है कि परंतु मनसबदार जो है मुक्तियों से भिन्न थे। मनसबदार का जो धन मिलता था वो अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। अब क्या हुआ कि ये जो मनसबदार थे, मनसबदार को जो धन मिलता था, मनसबदार को जो धन मिला, धन क्यों मिला? सैनिकों को वेतन देने के लिए। तो धन मिलता था किस रूप में? भूमि के रूप में। तो ये क्या करता था, वो जो मनसबदार है, वो जो भूमि मिलता था उस पर वो रहता नहीं था, उस भूमि पर नहीं रहता था, ना ही उस भूमि पर वो प्रशासन करता था, इक्ता में ऐसा होता था कि उस पे वो करता था प्रशासन, उस पे रहता था। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। मनसबदार को क्या था कि बस वो जागीर एकत्रित करेगा और यह राजस्व उनके नौकरों, और जो ये राजस्व एकत्रित होता था, एकत्रित उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, नौकर करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत थे। वो कहीं और
सेवारत रहते थे। अब अकबर के शासनकाल की बात करें तो अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। इसका जो जागीर था ना, उसका अकबर के समय हमेशा उसको आकलन करता था, देखता था कि उसका जो राजस्व है मनसबदार के वेतन के बराबर रहे। लेकिन अब औरंगजेब का शासन आया। अकबर के समय में कितना था? 29 था, लेकिन औरंगजेब के समय कितना हो गया? 79 हो गया, जिसके कारण ये राजस्व में वृद्धि हो गई। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो राजस्व मिलता था मनसबदार के वेतन से ही कम मिलता था। मनसबदारों की संख्या में वृद्धि होगी। अब वेतन क्यों मिलने लगा कम? क्योंकि मनसबदार की संख्या में वृद्धि हो गई। अब कितना हो गया मनसबदार? औरंगजेब के समय 79 हो गया। अकबर के समय कितना था? 29 था, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वो जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब देखो इसका क्या है, हम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अब देखिए इसका शॉर्ट नोट्स बनाए। अब ये चीज़ हम देखेंगे कि मनसबदार आखिर तो पढ़ लिए, लेकिन इसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। मनसबदार और जागीरदार पढ़ लिए, क्योंकि बार बार हम एनसीईआरटी पढ़ नहीं सकते हैं और ना हम लोगों के पास टाइम है। जस्ट इसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो मनसबदार, एक मनसबदार है। मनसबदार क्या है? सरकारी पद है, एक पद है, सरकारी पद है। अब इसको 3 श्रेणी में डिवाइड किया है मनसबदार को। मनसबदार को क्या किया है? 3 श्रेणी में डिवाइड किया है। इसको 3 श्रेणी में डिवाइड किया है। पहला पद, दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व। अब जो पद और वेतन जो है, अब किसी को पद और जो वेतन मिल रहा है किस पे डिपेंड करता है? पद जात की संख्या पर निर्भर करता था। अगर जात बढ़ेगा तो वेतन भी बढ़ेगा। ये शॉर्ट नोट्स हो, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं कि जैसे हमारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसमें मैं एक बार बता रहा हूँ कि पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनका वेतन भी उतना ही अधिक था। इतना लिखने का कोई मतलब नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं जात की संख्या बढ़ा तो वेतन भी बढ़ा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए हम मनसबदार आखिर क्या था? मनसबदार में देखिए कि मनसबदार क्या करता था कि इसको एक घुड़सवार, इसका जो मनसबदार का एक सैन्य उत्तरदायित्व था। किसको? मनसबदारों को। और इसको सैन्य उत्तरदायित्व मिलता था तो इसको एक सैनिक भी मिलता था और घोड़ा जो मिलता था इसको मनसबदार को, उसको दगवाना पड़ता था। अगर वो सैनिक को पंजीकरण नहीं करवाएगा और घोड़ा नहीं दगवाएगा तो उसको वेतन या धन नहीं मिलेगा सैनिकों को देने के लिए। तो क्या होता था, एक सैनिकों को क्या करवाता था? ये पंजीकरण करवाता था। किसको? सैनिकों को। सैनिक को पंजीकरण करवाया, फिर घोड़ों को दगवाया, तब इसको क्या मिलता था? वेतन मिलता था। वेतन यानी धन मिलता था। अब ये जो वेतन मिलता था, अब देखिए कैसे हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। जब हम इमेजिन करके पढ़ेंगे ना तो हमको ज़्यादा चीज़ें याद रहेगा। तो अब क्या होता है कि जो ये वेतन या धन मिलता था, वेतन या धन किसको देने के लिए मिलता था? सैनिकों को देने के लिए। अब धन कैश में नहीं मिलता था, एक भूमि के रूप में मिलता था और यही भूमि जागीर कहलाता था। अब क्वेश्चन में आ सकता है जागीर क्या था? भूमि मिलता था। भूमि, अब रिवर्स में जा सकते हैं, जागीर क्या था? भूमि। अब भूमि किसको मिलता था? एक धन या वेतन के रूप में। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या है कि अब मनसबदार क्या है? एक ये मनसबदार
ये इक्ताओं के बराबर है, इक्ताओं के बराबर है मनसबदार। मनसबदार क्या है? इक्ता के बराबर है। अब इक्ता क्या है? इक्ता एक्चुअली इक्ता और मुक्ति, इक्ता और मुक्ति हम लोग को दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है। इक्ता एक तरह से हुआ भूमि, और मुक्ति क्या हुआ? उस भूमि पर जिस व्यक्ति का अधिकार है। मुक्ति मतलब उस व्यक्ति का अधिकार है। अब ये जो मुक्ति जो है ना, मनसबदार के बराबर नहीं है। ये मुक्ति जो है मनसबदार के बराबर नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो मनसबदार जो है ना, मनसबदार का क्या है कि ये इसको जागीर मिलता था, और जागीर किस में? धन या धन मिलता था, धन मिलता था भूमि के रूप में, और जो भूमि के रूप में मिलता था उसे जागीर बोलते थे। और ये जो मनसबदार है, मनसबदार ये जो हम काट दिए हैं, प्रशासन लिख के काटे हैं, तो मनसबदार इसका मतलब ये हुआ कि मनसबदार प्रशासन नहीं कर सकता था। जो भूमि मिलता था उस पर वो मनसबदार प्रशासन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ये क्वेश्चन में बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता था कि जो मनसबदार था वो क्या प्रशासन करता था? तो नहीं। और वो प्रशासन नहीं कर सकता था, और ये केवल राजस्व एकत्रित करता था, वो केवल राजस्व एकत्रित करता था। और वो जो मनसबदार था जो सेवारत था, वो भी कहाँ? दूसरे जगह, उसी स्थान पे नहीं जहाँ पे वो रहता था, उस स्थान पे नहीं, वो कहीं और अलग जॉब करता था। और जो राजस्व एकत्रित करता था वो खुद से नहीं करता था, राजस्व जो एकत्रित करता था वो नौकर करता था, ठीक है। और ये नौकर करता था। और ये अकबर के समय मनसबदारों की संख्या कितनी थी? 29 थी, और औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या 79 थी। ऐसे ही हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब देखिए, ये जो हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाए, इससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, देख रहे हैं। देखिए यहाँ हम लोग देखें, ये NCERT का ऑब्जेक्टिव है, सभी एग्ज़ाम में आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल BPSC में आएगा चाहे इसमें आएगा। अब ये जो, अब देखिए हम लोग मनसबदार पढ़े तो एक सेकेंड, मनसबदार पढ़े हैं तो इस पे क्वेश्चन भी है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है? मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते हैं। मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह हम लोग मनसबदार लिखे थे। तो वो जो हम सरकारी पद है, सरकारी पद जो मिला है, वो जो पद मिला है, किसी का न किसी का नौकर है, तो वो सही है। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी, ऐसा तो हम नोट्स में नहीं लिखे हैं। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, हाँ ये सही है। तो अब देखिए, इसका 1 और 3 सही है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, सही है। और जो वेतन मिलता था मनसबदार को, वो कैश नहीं मिलता था, वो धन के रूप में मिलता था, तो ये सही है। अब ये पढ़ लीजिए, मुगल सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते हैं। मनसब शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही नहीं, मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, वह किसी को भी मनसब दे सकता था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में किन कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे। अब देखिए, मैं जो शॉर्ट नोट्स में बनाया हूँ, देखिए, अब जो मनसबदारी थी, ये जो मनसबदारी है ये 3 श्रेणी में है, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायी, सही है। इसका मतलब ये क्या है? ये सही है। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते, सही है। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था, ऐसा कुछ नहीं है। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय की जाती थी, नहीं है, पहला सही होगा इसका। केवल एक सत्य है, मनसब, अब देखिए, मनसबदार मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित, मनसबदारी अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि कर के रूप में मिलते थे, जिसे जागीर बोलते थे। ये सही है। ये तो जागीर क्या है? जागीर जो हमको भूमि मिलता था, किसको देने के लिए? वो राजस्व के रूप में भूमि मिलता था सैनिकों को देने के लिए। ये सही है। मनसबदारी इक्ताओं की तरह ही जागीर पर आश्रित रहते थे। अब देखिए यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि मनसबदारी इक्ताओं की तरह ही जागीर पर आश्रित रहते थे। नहीं, मनसबदारी इक्ता क्या था? इक्ता में यह था कि वो आश्रित रहता था। जो भी भूमि, देखिए हम लोग शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं, ये यहाँ मनसबदार ना ही प्रशासन कर सकता है और ना ही यहाँ रह सकता है। तो यही ये पूछ रहा है कि ये इक्ताओं की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित थे। कभी नहीं, ये अपनी जागीर पर आश्रित नहीं रहता था, ये कहीं और जॉब करता था और इक्ता वहीं प्रशासन भी करता था, ये प्रशासन नहीं करता था। मनसबदार का जो नौकर होता था वो राजस्व एकत्रित करता था, मनसबदार तो दूसरे जगह जॉब करता था। तो इसीलिए कथन एक ही सही है। अब इसका ये पढ़ लीजिए। मनसबदार अपना वेतन, देखिए मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। इक्ताओं की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। मनसबदार उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। किसको? मनसबदार को। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करता था, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़े बड़े सावधानी पूर्वक आकलन किया। सही है, वो किया है ताकि जागीरों का मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। हाँ, वो किया है, तो इसका कथन ए और से सही है। अब देखिए, अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया, ताकि राजस्व जो है मनसबदारों का जागीरों का जो सावधानी पूर्वक आकलन किया, ताकि जागीरों का जो राजस्व है मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर हो। दैट्स इट। थैंक यू फ्रेंड्स।